हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग को। चैप्टर 23 में हम लोग पहुंच चुके हैं, जो कि थर्ड लास्ट चैप्टर है। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया है, जो कि है कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, या फिर जिसको साइबेरियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। हमने देखा कि ये क्लाइमेट हमारा कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्शन है वहाँ पर है, और आपका कुछ यूरोप और एशिया का पोर्शन है वहाँ पर भी है ना। सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं पाया जाएगा। उसके पीछे रीज़न जो है वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि क्यों नहीं पाया जाता। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर जो टेम्परेचर और क्लाइमेट है उसके बारे में बात करी थी। तो ये सारा हमारा हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज नेचुरल वेजिटेशन को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड को। देखिए, नेचुरल वेजिटेशन में क्या बोला है कि नो अदर ट्रीज आर सो वेल एडेप्टेड एज द कॉनिफर्स टू विदस्टैंड सच एन इनहॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट एज द साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। यानी कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल है। इनहॉस्पिटेबल मतलब आप कह सकते हैं सिंपल शब्दों में अनफेवरेबल, है ना, बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे क्लाइमेट में जो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, वहाँ पर कॉनिफेरस जो ट्रीज़ हैं, है ना, वही सिर्फ यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से अडेप्ट कर सकते हैं और यही ग्रो कर सकते हैं। बाकी और कोई भी ऐसे ट्री नहीं है जो यहाँ पर अडेप्ट कर सके और इस क्लाइमेट में ग्रो कर सके। द कॉनिफेरस फॉरेस्ट बेल्ट्स ऑफ यूरेशिया एंड नॉर्थ अमेरिका आर द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ सॉफ्टवुड फॉर यूज इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर, मैचेस, पेपर एंड पल्प, रेयन एंड अदर ब्रांचेस ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री। तो ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है उससे हमें क्या मिलता है? हमें हार्डवुड नहीं मिल रही है, हमें यहाँ पर मिल रही है अब सॉफ्टवुड। तो सॉफ्टवुड को भी हम लोग कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। फर्नीचर उससे बनाया जा सकता है। मैचेस मतलब जो माचिस की तिल्लियाँ होती हैं वो बनाई जा सकती है। पेपर एंड पल्प मतलब वुड से क्या बनाया जाएगा? पल्प बनाया जाएगा, उसके थ्रू पेपर बनाया जा सकता है। और रेयन बनाया जा सकता है, और कुछ और चीज़ें जो है केमिकल इंडस्ट्री के लिए वो इस तरीके की सॉफ्टवुड से बनाई जा सकती है। वर्ल्ड्स के द ग्रेटेस्ट सॉफ्टवुड प्रोड्यूसर जो है दे आर यूएसएसआर, मतलब आज की डेट में आप बात कर लीजिए तो रशिया, यूएसए, कनाडा एंड द फेनो स्कैंडियन कंट्रीज, यानी कि जो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन है, ये यहाँ से सबसे ज़्यादा हमें क्या मिलती है? सॉफ्टवुड मिलती है। इन द प्रोडक्शन ऑफ वुड पल्प बाय बोथ केमिकल एंड मैकेनिकल मेथड्स यूएसए इज द लीडर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वुड से पल्प बना रहा है, जिसको आगे जाके पेपर बनाया जाएगा जिससे, उसके लिए यूएसए सबसे आगे है, यूएसए उसमें लीडर है। बट इन द फील्ड ऑफ न्यूज प्रिंट कनाडा हैज आउटस्ट्रिप्ड ऑल अदर प्रोड्यूसर्स, अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एनुअल प्रोडक्शन। न्यूज प्रिंट मतलब जो कागज बनाया जा रहा है ना। वुड का पल्प तो यूएसए सबसे ज्यादा बना रहा है, लेकिन कागज जो सबसे ज्यादा बना रहा है वो कौन है? कनाडा। द मोर एक्सेसिबल कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैव रीच्ड द लिमिट ऑफ प्रोडक्शन, बट द रिलेटिवली इनएक्सेसिबल टैगा ऑफ साइबेरिया will remain the richest reserve of temperate softwood। जो मोर एक्सेसिबल कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, मोर एक्सेसिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही सारे उग सकते हैं, है ना। ये अपने प्रोडक्शन की लिमिट तक पहुँच चुके हैं, मतलब जितना भी प्रोडक्शन इनसे हो सकता था मैक्सिमम वो हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि जो साइबेरिया का इनएक्सेसिबल टैगा है, विल रिमेन द रिचेस्ट रिजर्व ऑफ टेम्परेट सॉफ्टवुड, तो ये अभी भी जो है सबसे ज़्यादा आपको सॉफ्टवुड का कहीं पर रिजर्व अगर मिलेगा तो वो इसी रीजन में मिलेगा। देयर आर 4 मेजर स्पीशीज ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। 4 स्पीशीज या 4 प्रजातियां जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट की हैं। एक तो है उसमें से पाइन, उसमें भी अलग अलग हो सकते हैं, वाइट पाइन, रेड पाइन, स्कॉट्स पाइन, जैक पाइन, लॉज पोल पाइन, ये सब। फिर हो गए फिर, जिसमें डगलस फिर, बल्सम फिर, है ना, स्प्रूस, लार्च, ये सारे के सारे हैं। दे आर द स्पीशीज ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट। Their presence in pure stands and the existence of only a few species are a great advantage in commercial forest exploitation। Pure stand का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक किसी जगह पर सिर्फ एक ही प्रकार की स्पीशीज होगी, है ना। तो उससे क्या फायदा है कि अगर कभी उसको कॉमर्शियल पर्पस के लिए अगर उसको काटना वगैरह है तो उससे क्या होगा कि उसको आसानी से काटा जा सकता है। कहीं पर अगर मान लीजिए टोटल 100 पेड़ है तो उसमें से हो सकता है कि 60, 70, 80 जो है वो एक ही प्रजाति के हों, तो ये फायदा है ना। तो कॉमर्शियल फॉरेस्ट का एक्सप्लोइटेशन उसमें कर सकते हैं। जो चीज़ अगर आपको याद हो, हमने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के केस में बात की थी कि वहाँ पर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर 200 पेड़ हैं तो उसमें आप ये मान लीजिए कि एक प्रजाति के, एक स्पीशीज़ के सिर्फ 2 या 4 पेड़ होंगे, तो उनको काटना और उनका कॉमर्शियल एक्सप्लोइटेशन करना इतना आसान
नहीं है। इसके बाद अगर हम कॉनिफेरस फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में थोड़ा सा बात करें तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है उनकी डेंसिटी मॉडरेट होती है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं है। अनलाइक द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट विच आर लग्जूरियंट एंड कंटेन ट्रीज ऑफ वेरियस हाइट्स, कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर मोर यूनिफॉर्म एंड ग्रो स्ट्रेट एंड टॉल अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 100 फीट। यानी कि बहुत ज़्यादा क्या है, ये डेंस नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा गहरे नहीं है, मतलब पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो भरा हुआ नहीं है ना। और यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो हाइट है वो स्ट्रेट होते हैं, टॉल होते हैं और हाइट लगभग 100 फीट तक जाती है। वेयर द पोलवर्ड लिमिट ऑफ द ट्री ग्रोथ इज अप्रोच्ड द ट्रीज आर वाइडली स्पेस्ड एंड गिव वे टू टुंड्रा वेजिटेशन। अब यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं, ये बेसिकली इसने दिखाया है। देखिए ये टैगा वाला रीजन है, हम इसमें इधर की तरफ को बढ़ रहे हैं तो हमारा क्या बढ़ रहा है, वी आर गोइंग पोलवर्ड, हम पोलवर्ड जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि हमारा लैटिट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर टैगा है फिर यहाँ पर डेंस कॉनिफेरस फॉरेस्ट आएगा। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ को बढ़ते जाएंगे, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ को बढ़ते जाएंगे, पोल्स की तरफ को, तो ट्रीज थोड़ा सा स्कैटर होते चले जाएंगे, है ना, छोटे होते चले जाएंगे, ड्वार्फ विलोज, बर्च अपियर, इस तरीके के पेड़ दिखाई देंगे। और फिर जैसे जैसे आप आगे को और जाएंगे तो वहां पर फिर ये पूरे के पूरे टुंड्रा वेजिटेशन में जाके मर्ज हो जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं कि पेड़ वगैरह यहाँ पर बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे। तो ये चीज आपको देखने को ऐसे मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जोन ऑफ परमाफ्रॉस्ट जो है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब परमानेंटली फ्रोजन सबसॉइल, क्योंकि ऊपर आपको पता है कि बर्फ बहुत ज्यादा है ना। इस वाले रीजन में तो आपको पता है जो आपका टुंड्रा वाला रीजन, मतलब ये जो पोलर वाला रीजन होगा, यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होगी, तो इससे नीचे की जो सॉइल है वो लगभग हमेशा क्या रहती है, परमानेंटली जमी हुई रहती है, फ्रॉस्ट रहती है, फ्रोजन रहती है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही ज्यादा क्या है, कम है। इसके बाद आगे बात करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफर्स आर एवरग्रीन। ऑलमोस्ट मतलब लगभग सारे के सारे जितने भी कॉनिफर्स हैं वो कैसे होते हैं, सदाबहार होते हैं, एवरग्रीन होते हैं। द लो एनुअल टेम्परेचर विद मोर देन हाफ द ईयर बिलो द ग्रोइंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 43 डिग्री फ़ारेनहाइट मीन्स दैट एवरग्रीन्स आर एन एडवांटेज। यहाँ पर क्या हो रहा है कि एनुअल टेम्परेचर जो है वो कम है ना, साल के आधे समय से ज़्यादा जो इनका टेम्परेचर रहता है, मतलब यहाँ पर जो एनुअल टेम्परेचर रहता है वो 43 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है। 43 डिग्री फ़ारेनहाइट इज दी एवरेज ग्रोइंग टेम्परेचर, मतलब जिस टेम्परेचर पे ये उगते हैं तो उससे टेम्परेचर कम रहता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ रहा है, तो ये हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। ग्रोथ कैन बिगिन एज सून एज ग्रोइंग पॉइंट इज रीच्ड इन स्प्रिंग। अब ग्रोथ स्टार्ट कब होगी, जब ये टेम्परेचर 43 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट के आसपास जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब। ये कॉनिफर जो है इसका 2 ईयर का फ्रुक्टिफिकेशन साइकिल होता है। 2 ईयर्स का मतलब जैसे हर सीजन में इसमें फ्रूट्स वगैरह नहीं आएंगे, है ना, 2 साल में एक बार आता है। सीड्स आर पॉलिनेटेड इन 1 ईयर एंड डिस्पर्स्ड इन द फॉलोइंग ईयर। तो एक साल में पॉलिनेशन होगा, अगले साल में डिस्पर्जन होगा, तब ये पूरा का पूरा जो साइकिल है वो ऐसे चलता है। और देयर इज नो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ न्यू लीव्स एज इन द डेसिडुअस ट्रीज। डेसिडुअस ट्रीज में क्या होता है कि एक सीजन ऐसा होता है जब ऑटम सीजन होता है जनरली कि सारे के सारे पत्ते गिर जाते हैं, ट्रीज बिकम नेकेड, और उसके बाद फिर दोबारा से सारे के सारे नए पत्ते आते हैं। तो एनुअल रिप्लेसमेंट ऑफ लीव्स उसमें होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एनुअल रिप्लेसमेंट नहीं होगा। सेम लीफ रिमेन्स ऑन अ ट्री फॉर अ लॉन्ग एज 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल तक भी पेड़ में एक ही पत्ते जो है वो बने रह सकते हैं। जो इनके पेड़ों की ट्रंक होती है, यानी कि जो तने होते हैं, वहां पर फूड स्टोर किया जाता है। और जो बार्क होती है, बार्क मतलब जो वो तनों के बाहर से या ट्रंक के बाहर से जो एक लेयर्स की होती है जिसको छाल बोलते हैं, है ना, वो काफी थिक होती है टू प्रोटेक्ट द ट्रंक फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड। और वो ट्रंक को एक्सेसिव ठंड से, एक्सेसिव कोल्ड से बचाने के लिए थोड़ा सा क्या होती है, थिक होती है। अगला जो फीचर है वो ये है कि कॉनिफर्स आर कोनिकल इन शेप। इसका जो शेप है वो कोनिकल होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस तरीके का होता है ना। This is another adaptation to survive the subarctic climate. The sloping branches prevent snow accumulation which may snap the trees. It also offers little grip to the winds. अब इसमें होगा क्या कि अगर मान लीजिए ये ऐसा रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा बर्फ वगैरह पड़ती है, तो यहां पर अगर बर्फ पड़ेगी तो इससे एक स्लोप मिलेगा बर्फ को, और वो बर्फ जो है फिर नीचे की तरफ को क्या कर जाएगी, चली जाएगी, बह जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए ये कोई ऐसा पेड़ होता है जो थोड़ा सा फ्लैट सा होता, तो इसके ऊपर अगर बर्फ जम जाती तो क्या होता, फिर वो निकल नहीं पाती, उससे पेड़ भारी होता, और स्नैपिंग ऑफ द ब्रांचेस मतलब जो भी इसके शाखाएं वगैरह हैं वो टूट सकती थी, भारी हो जाती बर्फ से तो वो टूट सकती थी। लेकिन उसी से बचने के लिए इन्होंने ऐसा अडेप्टेशन किया हुआ है इस प्लांट ने, इस ट्री ने, कि ये कैसा होता है, कोनिकल शेप का होता है। और ये विंड्स को भी बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं देगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा ना, अगर पतला है तो एरिया कम हो जाएगा। अगर इसी के कंपैरिजन में ये ट्री अगर ऐसा होता तो इसमें एरिया बढ़ जाता, तो फिर ये
जो ग्रिप विंड्स वगैरह है वो भी इसको ज़्यादा इफेक्ट कर सकती थी। अगला फीचर ये है कि लीव्स जो है इसकी छोटी होती हैं, थोड़ा सा थिक होती है, लेदरी होती है और नीडल शेप्ड की होती है। दिस इज टू चेक एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन। एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन ना हो, क्योंकि जितना ज़्यादा लीफ का एरिया वगैरह होगा उतना ज़्यादा उसमें से ट्रांसपिरेशन होगा। ट्रांसपिरेशन इज नथिंग बट कि उसमें से जो पानी इवेपोरेट होगा वो, तो अगर एरिया कम है तो पानी अपने आप ही इवेपोरेट कम होगा। तो द लीफ सरफेस इज रिड्यूस टू अ मिनिमम एज ट्रांसपिरेशन कैन बी क्वाइट रैपिड इन द वार्म समर ड्यू टू इंटेंस कॉन्टिनेंटल हीटिंग, है ना, क्योंकि ट्रांसपिरेशन जो है जब गर्मी पड़ेंगी तब तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, जिस समय कॉन्टिनेंटल हीटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो उससे बचने के लिए क्या है, इसने फिर वही एक एडेप्टेशन किया हुआ है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं और निडल शेप्ड की है। इसके बाद अंडर ग्रोथ बहुत कम होती है। अंडर ग्रोथ का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पेड़ है ना, उस पेड़ के नीचे ज़मीन पर अगर कुछ और चीज़ें उग रही हैं, छोटी मोटी कुछ घास वगैरह है या कुछ झाड़ियाँ वगैरह हैं, तो दैट इज़ नोन एज अंडर ग्रोथ। तो ये कॉनिफरस ट्रीज के अंतर्गत या उसके नीचे जो है झाड़ियाँ या अंडर ग्रोथ बहुत कम होती है। जो पोर्टजोलाइज्ड सॉइल्स हैं ऑफ द कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर पुअर, जो इसकी पोर्टजोलिक सॉइल्स है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, वो एक्सेसिवली लीज्ड हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक है। और उसके बाद जो एवरग्रीन लीव्स प्रोवाइड लिटिल लीफ फॉल फॉर ह्यूमस फॉर्मेशन एंड द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द लेदरी निडल्स इन अ रीजन ऑफ स्नो सच लो टेम्परेचर इज स्लो, है ना। एक तो यहाँ की सॉइल खराब है, दूसरी चीज़ ये है कि ये कोई डेसिडुअस फॉरेस्ट की तरह तो है नहीं कि जिस समय बहुत सारे पत्ते वगैरह गिरेंगे। एवरग्रीन लीव्स हैं और उसमें मैंने आपको बताया कि एक ही पत्ते, मतलब सेम लीव्स 4-5 साल तक रह सकते हैं, तो यानी कि पत्ते गिर भी बहुत कम रहे हैं। पत्ते अगर गिर कम रहे हैं तो फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन कम होगा, है ना। एक तो पत्ते कम गिर रहे हैं, इसकी वजह से डिकम्पोजिशन कम होगा, तो ह्यूमस नहीं फॉर्म होगा, और ह्यूमस अगर फॉर्म नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंटेंट अगर फॉर्म नहीं होगा, तो सॉइल आपकी फिर पुअर रहेगी। एक चीज़ तो ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये है, हमने एक जगह चैप्टर में पढ़ा था कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हॉट है, थोड़ा सा वार्म है, थोड़ा सा मॉइस्ट है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर कैसा है, कंपैरेटिवली ड्राई है और ठंडा है, तो इसलिए डिकम्पोजिशन का रेट और भी कम हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो सॉइल की कैपेसिटी है, यानी कि जो सॉइल की कंडीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा पुअर रहेगी। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से दे आर डिटरेंट टू द ग्रोथ ऑफ मच अंडर ग्रोथ, यानी कि इसलिए बहुत ज़्यादा अंडर ग्रोथ जो है वो यहाँ पर डेवलप नहीं होगी। Absence of direct sunlight and the short duration of summer are other contributory factors to the sparse undergrowth, but where trees are widely spaced near the tree line, heath and tundra plants cover the intervening ground। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो सनलाइट की कमी है। क्यों सनलाइट की कमी है, क्योंकि समर का जो सीजन है वो काफ़ी छोटा होता है। हमने पहले ही देखा था कि विंटर जो है वो लॉन्ग है और समर कैसे है, दे आर ब्रीफ पीरियड। तो एक तो उसकी वजह से कि सनलाइट अगर कम है तो भी प्लांट्स वगैरह ज़्यादा नहीं उग पाएंगे, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रीज, जहां पर अगर ट्रीज बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूर अगर ट्रीज हैं नियर द ट्री लाइन मतलब एक ऐसी एक इमेजिनरी लाइन आप मान सकते हैं जिसके आगे ट्री आपको देखने को नहीं मिलते। तो ट्री लाइन के नियर अगर हम बात करें तो वहां पर कुछ हीथ और टुंड्रा प्लांट्स है ना, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लांट ओनली। हीथ और टुंड्रा प्लांट जो है वो इंटरवीनिंग ग्राउंड मतलब दो पेड़ के बीच की जो जगह होगी उसको कवर कर लेंगे। Besides the continental interiors of the higher latitudes, coniferous forests are also found in other climatic region where altitude reduces the temperature, है ना। ये तो हमने बहुत बार बात पहले भी करी है, हमने हाईलैंड्स की बात करी है, काफ़ी जगहों पर हमने देखा है कि वहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज रहते हैं। हमने जो पिछला हमारा चैप्टर था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे किसकी, कूल टेम्परेट का जो हमारा वेस्टर्न मार्जिन वाला पोर्शन था, वहां पर भी हमने देखा था कि जो मेजर नेचुरल वेजिटेशन है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट थी। लेकिन वहां पर भी हमने बात करा कि जो हाईलैंड वाला रीजन था, है ना, वहां पर क्या होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डेसिडुअस ट्रीज आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द कॉनिफेरस ट्रीज। तो यही चीज यहाँ पर भी है, यही चीज यहाँ पर भी बोली गई है कि एक तो ये हायर लैटिट्यूड में तो होते ही है क्योंकि वहां पर भी ठंडा है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ऐसी जगहों की बात करें जहां पर हाइट ज़्यादा होने की वजह से, मतलब एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से अगर ठंड है, तो वहां पर भी आपको इस तरीके के कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। तो मतलब आप सिंपल सा आइडिया लगा के चलेंगे कि कॉनिफेरस ट्रीज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे जहां पर ठंडा है ना, चाहे वो लैटिट्यूड की वजह से हो, अगर हम नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं तो वहां पर हो, या फिर अगर हम एल्टीट्यूड में ऊपर बढ़ रहे हो, हाइट में ऊपर बढ़ रहे हो, तो वहां पर भी कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिल सकते हैं। तो the conifers are in fact the dominant trees of the mountainous districts in both the temperate and tropical countries। तो देखिए ट्रॉपिकल कंट्रीज में भी जो माउंटेनियस एरियाज है
जो पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहां पर भी ठंडा होगा, है ना, क्योंकि हाइट कम है, हाइट ज़्यादा है, तो उस वजह से क्या होगा कि वहां पर भी कॉनिफेरस ट्रीज देखने को मिलेंगे। लेकिन जहां पर बहुत स्टीप स्लोप है, जहां पर ढाल बहुत ज़्यादा है, या फिर आप कहें कि सॉइल इमेच्योर और नॉन एग्जिस्टेंट है, क्योंकि सॉइल या तो वहां पर इमेच्योर है, क्योंकि सॉइल को डेवलप होने के लिए भी स्टेजेस लगती हैं, है ना। अब वहां पर क्या होगा कि सॉइल डेवलप इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि बारिश वगैरह आएगी तो सारा का सारा जो भी उसका सॉइल का कंटेंट है वो वॉश अवे हो जाएगा, है ना। फिर वही नॉन एग्जिस्टेंट मतलब अगर सॉइल है ही नहीं या फिर इमेच्योर है तो वहां पर जो है कॉनिफेरस सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये भी कंडीशन है कि पहाड़ी इलाकों पे होगा, लेकिन जहां पर ऑलमोस्ट फ्लैट एरियाज होंगे वहां पर पाया जाएगा। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा स्लोपी एरिया है ना, जहां पर ढाल है, स्लोप है, वहां पर आपको कॉनिफेरस ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां की जो सॉइल है वो इधर या तो इमेच्योर होगी या फिर वहां पर सॉइल होगी ही नहीं। जब भी पानी वगैरह पड़ेगा, बारिश पड़ेगी, वो सारी की सारी सॉइल जो मिट्टी है वो बह जाएगी। तो आई होप कि यहाँ तक आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इस लेक्चर को हम लोग इतना ही रखते हैं, हालांकि थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, लेकिन इसको इतना ही रखेंगे क्योंकि नेचुरल वेजिटेशन हमने एक टॉपिक इसमें पूरा कवर कर लिया है। अब ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे और इसको वहां पर कंप्लीट करेंगे, और उसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वो टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये चीज़। फुल कोर्स में आप लोगों ने तो एनरोल किया हुआ है क्योंकि आप लोग तभी ये वीडियोस देख पा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स वगैरह भी इस तरीके के कोर्स में एनरोल हो जाएं तो आप भी उनके साथ ये जो लिंक्स वगैरह हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। फुल कोर्स में आप लोगों ने एनरोल किया हुआ है, अगर आपको कोर्स को एक्सेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आप हमसे support@okul.co हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपने सजेशंस या तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ट्विटर के थ्रू भी अपनी बात जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।